Hello everyone, welcome to Tathastu ICS and welcome to our daily news analysis. So ये जो daily news analysis है आज थोड़ा सा लेट हो गया, sorry for that. चलिए देखते हैं, पहले तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. सो तथास्तु ICS हम जो हैं इतने सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, रिकॉर्डेड मिल जाएंगी अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं तो. सो नो इश्यूज विद दैट. तथास्तु ICS.com पे जाकर के यू कैन गेट द डिटेल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारा जो NCERT का बैच है, ये NCERT की बैच चल भी रही है एंड 10th जुलाई से भी एक बैच स्टार्ट होगी, तो यू कैन ज्वाइन. ओके अभी भी जो है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ज़्यादा क्लासेस अभी हुई नहीं है. यू कैन गेट द डिटेल्स बाय कॉलिंग ऑन दीज नंबर्स या फिर tathastuics.com और यू कैन ऑब्वियसली विजिट अस. हाँ ये हमारा जो है ऑफिस एड्रेस है. ओके चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक. हमारा अभी जो हम पहले एनालिसिस करते थे तो इन दैट एनालिसिस व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम लोग द हिंदू से ही लेते थे, बट नाउ वी आर इंक्लूडिंग इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो एंड PIB ऑल्सो. एवरी देन एंड नाउ वी आर डूइंग दिस थिंग. ठीक है, अभी यही देख लीजिए आर्टिकल विच इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस इटसेल्फ. सो डीप सी माइनिंग, here it is given that the deep sea mining permits may be coming soon. What are they and what might happen? So deep sea mining जो है वो हो सकता है, ये क्या है और अगर ये होती है deep sea mining तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है. तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस क्लास में देखेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो ये हमारा एनवायरनमेंट इकोलॉजी, हमारा जो GS पेपर 3 है इससे रिलेटेड ये हो जाता है. ठीक है, इस आर्टिकल में मेंशन है ISA से रिलेटेड. ISA क्या है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी. ये जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, दिस इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर, resume negotiations that could open the international seabed for mining. तो ये जो ISA है, दिस विल बी द वन who is responsible for the negotiations. जो सी बेड माइनिंग जो है, डीप सी बेड माइनिंग, वो क्या कैसे होने का है उस चीज से रिलेटेड ये काम करेगी. इसका बेसिकली ये है क्या, ये एक ऑटोनमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, ऑटोनमस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. 1982 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के अंतर्गत जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था ऑन द लॉ ऑफ द सी, दैट इज द UNCLOS. ओके, इससे रिलेटेड अभी रिसेंटली हमने इसको कवर किया हुआ है. ठीक है, तो रिसेंटली इस चीज को हमने कवर कर लिया, तो उसमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने का मतलब नहीं, ऑलरेडी कवर्ड है. राइट, एक ही चीज को बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है. ठीक है, नाउ its primary mandate is to regulate and manage all mineral related activities in the international seabed. ठीक है, इसका प्राइमरी काम क्या है, जो इंटरनेशनल सी बेड वाला जो एरिया है. अब ये इंटरनेशनल सी बेड वाला एरिया क्या है, दिस इज द कंट्री. इसका जो है कुछ क्षेत्र तक टेरिटरी माना जाता है. उसके बाद ये पानी की बात हो रही है. ओके, दिस इज द होल ऑफ द ओशन, ये ओशन है. उसमें 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो है वो क्या स्टार्ट हो जाता है, इंटरनेशनल, क्या इंटरनेशनल सी जो है वो आ जाती है, जिसमें कि वो स्वच्छंद है. बेसिकली वो हर किसी के अंतर्गत नहीं आती है. ठीक है, वो किसी की टेरिटरी नहीं है बेसिकली. ठीक है, सो all mineral related activities in the international seabed beyond the limits of the national jurisdiction. ठीक है, नेशनल जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड है एंड वहां पर ये आता है. रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग लाइसेंसेज एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन द इंटरनेशनल सीबेड. क्या है, क्या काम करने का है इसको, इसका ये रिस्पॉन्सिबल है लाइसेंस प्रोवाइड करने के पर्पस से एंड रेगुलेट करने का है. किस चीज से रिलेटेड, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, मिनरल रिसोर्सेज, वो भी कहाँ पे, इंटरनेशनल सीबेड में. ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइसेंस प्रोवाइड करना. ठीक है, माइनिंग से रिलेटेड एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटीज ऑल्सो.
ठीक है। एक्टिविटीज को रेगुलेट भी करना कि आप किस तरीके से जो है भाई एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, एंड जो मिनरल रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किस तरीके से निकाल रहे हैं इंटरनेशनल सी बेड से। ओके, सो दिस इज व्हाट इज दीज आर व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ISA। नेक्स्ट आता है डीप सी माइनिंग। अब ये डीप सी माइनिंग बेसिकली है क्या, अभी समझ में तो आ गया। जो ये हमारी एक कंट्री है, इस कंट्री का जो एक क्षेत्र है उसके आगे का जितना भी सी है दैट इज द इंटरनेशनल सी, वहां पे डीप माइनिंग हो रही है। सी में काफी अंदर दो जा करके जो है माइनिंग करना है, वहां से हमको जो है मिनरल्स लेना है, वो सारा काम जो है वो डीप सी माइनिंग में आता है। ओके, इट इन्वॉल्व्स रिमूविंग मिनरल डिपॉजिट्स एंड मेटल्स फ्रॉम द ओशन सी बेड। क्या है, ओशन के सी बेड से जो है मिनरल डिपॉजिट्स या फिर और जो मेटल्स होते हैं उसको वहां से निकालना, दैट इज व्हाट इज द डीप सी माइनिंग। 3 तरीके की डीप सी माइनिंग होती है, टेकिंग पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, माइनिंग सी फ्लोर सल्फाइड डिपॉजिट्स एंड स्ट्रिपिंग कोबाल्ट क्रस्ट्स। ये 3 तरीके की माइनिंग होती है। अब इसमें जो मिनरल्स है कौन कौन से, जो अब यहाँ से जो मिनरल्स बेसिकली निकलते हैं कौन से, बेसिकली निकल, कुछ रेयर अर्थ मेटल्स हो गए, कोबाल्ट हो गया, इस टाइप के जो मिनरल्स होते हैं उसको निकाला जाता है, जिसका एक वाइड स्प्रेड बेसिकली एक तरीके से यूसेज होता है। किसमें, जैसे कि बैटरीज हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज हो गए, सेलफोन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए। ठीक है, इन सभी का क्या है, इन सभी में उन मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, यूज होता है, राइट। सो इसलिए जो है इन सभी को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, मतलब निकालने की जो है वो कोशिश करी जा रही है। अब इसका रेगुलेशन कैसे होता है, इसका रेगुलेशन, सो रेगुलेशन जो है, ठीक है, UNCLOS जो है, इट गवर्न्स द हाई सीज एंड द इंटरनेशनल ओशन फ्लोर। यानी जो इंटरनेशनल एरिया जो है सी में, उसका वो तो ऑब्वियस सी बात है, लॉ तो है ही है, ओशन फ्लोर जो है उसको भी बेसिकली ये गवर्न करता है, एंड वहाँ पे रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग चलती हैं। हाई सीज के उधर भी जो है इट गवर्न्स। नाउ वाटर बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट इज नोन एज दैट ऑफ द हाई सी। ठीक है, वही चीज जो है ये इंटरनेशनल एरिया के अंतर्गत आता है। मैंने आपको उस टाइम पूरा दिखाई थी कि कहाँ तक जो है ये टेरिटोरियल एरियाज हैं, एंड उसके बाद फिर जाकर के क्या शुरू हो जाती हैं अपनी हाई सी वाला एरिया। ठीक है, ये टेरिटोरियल है, इसके आगे वाला एरिया हाई सी, वो किसी के अंतर्गत नहीं आता है। तो सी बेड एंड मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं हाई सी रीजन में, these are considered as the common heritage of the mankind। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से कॉमन हेरिटेज, ये सभी का यहाँ पर जो है वो हक माना जाता है। ISA जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है इन रिसोर्सेस की मैनेजमेंट को लेकर के एंड प्रोटेक्शन को लेकर के, प्रोटेक्टिंग दी मरीन एनवायरनमेंट एंड इंश्योरिंग इक्विटेबल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन एज वेल, राइट। इन सारी चीजों को, तो ISA को तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। इसका एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड क्या, प्रेशर ऑन द ISA टू एस्टैब्लिश रेगुलेशंस। अब इसके ऊपर जो है रेगुलेशंस को एस्टैब्लिश करने की बात जो है वो क्यों हो रही है, क्यों प्रेशराइज हो रहा है। एक्चुअली क्या है, पैसिफिक आइलैंड नेशन नौरू, ये एक आइलैंड है पैसिफिक में, तो उसने पार्टनरशिप की है नौरू ओशन रिसोर्स इंक इन पार्टनरशिप विद नौरू ओशन रिसोर्सेज इनकॉर्पोरेशन। दे हैव अप्लाइड टू द ISA फॉर डीप सी माइनिंग। उन्होंने कहा है कि भैया हमको डीप सी माइनिंग करने दो। ओके, अब यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि फाइनलाइजेशन करना है रेगुलेशन को लेकर के कि क्या कैसे एक्चुअली में होगी। तो यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी रिक्वायर्स द ISA टू फाइनलाइज रेगुलेशंस। उन्होंने कहा है कि ISA भाई जो जल्दी से रेगुलेशन जो है वो लेकर के आओ कि क्या क्या चीजें कैसे फॉलो करनी है। जुलाई 2023 में इफ एन एप्लीकेशन इज मेड, अगर एप्लीकेशन आने वाला ही है, पता ही है, तो रेगुलेशन बना दो फटाफट, सो दैट कि उसी के अकॉर्डिंग काम हो।
अगर रेगुलेशंस जो है वो जुलाई 9 तक नहीं आती है, नौरू कैन अप्लाई फॉर माइनिंग विदाउट स्पेसिफिक रूल्स एंड दी रेगुलेशंस। किसी बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के जो है नौरू अप्लाई कर देगा फॉर दी माइनिंग प्रोसेस। अदर कंट्रीज एंड प्राइवेट कंपनीज कैन ऑल्सो स्टार्ट अप्लाइंग फॉर दिस थिंग कि भाई रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आओ, नहीं तो हम जो है अप्लाई कर देंगे, फिर अपने तरीके से सारा काम जो है वो डीप माइनिंग में करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है उनको क्या है फर्क पड़ेगा कि एनवायरनमेंट हमारी सही ढंग से रह रही है या फिर खराब हो रही है एंड ऑल। सो दे विल बी डूइंग व्हाटएवर दे फील लाइक, कि कोई भी चीज जो है उनके फेवर में जिस तरीके से काम करेगी उसी हिसाब से वो काम करेंगे। मतलब जहां से उनको लगेगा कि हाँ पैसा आने के चांसेस अच्छे खासे हैं, सो दे विल बी डूइंग द सेम वे। एनवायरमेंटल कंसर्न्स यहाँ पर क्या आ रहा है, तो जो कंजर्वेशनिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये तो इकोसिस्टम डैमेज करने वाली बात हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ का इकोसिस्टम आप डिस्ट्रॉय कर देंगे। छोटे छोटे जो प्राणी होती है वहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स, तो वो देयर हैबिटेट विल बी डिस्ट्रॉयड एंड ऑल। सो इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा, नॉइज वहाँ पे होगा, तो बहुत सारे एनिमल्स जो है, बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स के लिए डिस्टर्बेंस होगी एंड दे माइट डाई ऑल्सो। वाइब्रेशन होगा, लाइट पोल्यूशन होगी, लीक्स होंगे, स्पिल्स होंगे एंड सेडिमेंट प्लूम्स होंगे। सो ये सारी चीजें माइनिंग से होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम ओवर हियर, है ना। नाउ sediment plumes harm filter feeding species, coral, sponges and the other creatures also। जितनी ज्यादा गंदगी उतना ज्यादा जो है वो दिक्कत क्रिएट होगा। कुछ कंपनीज और कंट्रीज जो हैं दे हैव इवन कॉल्ड फॉर द बैन, पॉज और मोराटोरियम ऑन द डीप सी माइनिंग अंटिल एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स आर इन प्लेस। मेरी माने तो ये माइनिंग होनी ही नहीं चाहिए, भले ही कितना भी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। वी शुड लुक फॉर द ऑल्टरनेटिव्स। बट जिस तरीके की सीन हो रही है, जिस तरीके से जो है ये पूरा सिचुएशन है, उस हिसाब से देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनिंग के लिए अप्रूवल मिलना ही है, आज नहीं तो कल वो मिल ही जाएगी। बट विद दिस थिंग द एनवायरमेंट, आवर एनवायरमेंट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड एंड बहुत सारे एनिमल्स जो है एक्वाटिक एनिमल्स, दोज विल बी गॉन। ठीक है, वो सभी जो है वो चले जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया हुआ है कि क्या एंड कैसे है डीप सी का, बहुत ही सुंदर तरीके से। जैसे आप यहीं पे देख लीजिए कि डीप सी का मतलब क्या होता है। डीप सी 200 मीटर से नीचे चले गए, ठीक है, 200 मीटर से जैसे ही आप नीचे आएंगे तो वो डीप सी की डेफिनेशन के अंतर्गत आ जाता है ना। कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि क्या इम्पैक्ट्स होंगे, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे मेंशन है। सो ब्यूटीफुली डन ओवर हियर। अब इसके पीछे के रीजंस क्या है, दैट इज ऑल्सो हैव बीन गिवन ओवर हियर। मोबाइल हो गए, लैपटॉप्स हो गए, उन सारी चीज़ों में बहुत सारे जो मेटल्स है वो बेसिकली यूज होते हैं, उस वजह से। रेगुलेट बेसिकली कौन करता है, ISA करता है, तो वो भी इसमें है। तो ऑल इन ऑल जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं वो सारा का सारा इस पर्टिकुलर इमेज में आपको एक जगह पे जो है वो मिल जाता है। ठीक है, फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि डिमांड, पॉज या फिर मोराटोरियम ऑन द डीप सी माइनिंग, यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी एक्चुअली जो कंपनीज हैं जैसे कि गूगल, सैमसंग, BMW, दे हैव प्लेज्ड टू अवॉइड द यूजिंग ऑफ द मिनरल्स, ओके, मिनरल सोर्स फ्रॉम द प्लैनेट्स ओशन। इन्होंने, इन सभी ने प्लेज किया हुआ है कि हम लोग जो है ना ओशन से जो मिनरल्स निकाल करके लेकर के आया जाएगा उसका ये लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज दे आर इन सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। they are supporting the call of this world wildlife जो फंड है इसके अंतर्गत। तो ये एक बहुत ही सही तरीका है। कौन सी कंट्रीज हैं जो कि इस चीज को सपोर्ट कर रही हैं? फ्रांस, जर्मनी एंड बहुत सारी जो पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं, दे हैव ऑफिशियली कॉल्ड फॉर द बैन और एनी काइंड ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, कुछ these countries basically advocate for halting deep sea mining until adequate environmental safeguards are established। आप डीप सी माइनिंग करो ही मत, लेकिन अगर करने का इतना ही है तो प्लीज कम से कम रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आओ। खैर, रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने ही फॉलो होते हैं वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है।
नेक्स्ट हमारा आईआर से आता है एससीओ मीटिंग, प्रधानमंत्री पीएम मोदी हु होस्ट एससीओ 2023 समिट टुडे, व्हाट्स ऑन द टेबल, राइट। क्या चीजें जो हैं यहाँ पर सामने आती हैं, तो यहाँ पे पहले तो एससीओ समझ लो। एससीओ क्या है? एससीओ इज दी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया, ठीक है। एंड काउंट्स, या ये जो इंडिया है अब क्या कर रही है, इंडिया बेसिकली होस्ट कर रही है एंड चेयर कर रही है किस चीज को, ये एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट समिट, जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर हो रही है। हेड ऑफ द स्टेट जो है दोज विल बी कमिंग ओवर हियर। अब ये जो एससीओ है ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 2001 में हुआ था। इसका एम क्या है? रिजॉल्व बॉर्डर इश्यूज, फाइट टेररिज्म, बॉल्स्टर रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन दी सेंट्रल एशिया। इसके मेंबर्स कौन से हैं? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड दैट ऑफ द पाकिस्तान। ओके, ये सारे जो है इसके मेंबर्स हैं, राइट। अब यहाँ पे जो है इंडिया ने चेयरमैनशिप ली है फ्रॉम द उज्बेकिस्तान, शिफ्ट ओबियसली, ठीक है। सो उज्बेकिस्तान से एट द एससीओ समिट इन दी समरकंद इन सितंबर 2022। ओके, इंडिया ने जो है उज्बेकिस्तान से यहाँ पे उनको चेयरमैनशिप मिली थी। ऑफिशियल इनकी लैंग्वेज कौन सी है? चाइनीज एंड दी रशियन लैंग्वेज इनकी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज है। इनका सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में है। फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं इसमें? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान। सो ऑब्वियस सी बात है कि चाइना था तो अपना डोमिनेंस तो मेंटेन करेगा ही करेगा, एंड रशिया जो है वो भी वहां रहेगी ही रहेगी, ठीक है। एससीओ इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन जून 2001 इन दी शांघाई, चाइना। सो एससीओ क्या है? ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2001 में एस्टैब्लिश हुआ था। कहाँ पे? शांघाई, चाइना में एस्टैब्लिश हुआ था। पूरे वर्ल्ड का 42%, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 42% जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं। 22% ऑफ इट्स लैंड एरिया एंड 22% ऑफ द जीडीपी इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन दी एससीओ। तो इनका एक तरीके से पावर यहाँ पे बता रहा है कि भाई हमारे पास जो है वो कितना पावर है। ईरान जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द मेंबर, 9th मेंबर जो है यहाँ पर बनने का, यहाँ पे इसको चांसेस दिख रहे हैं। 4 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं। कौन है? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया इसके ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं। 9 डायलॉग पार्टनर्स हैं। कौन कौन से हैं ये डायलॉग पार्टनर्स? तो वो हैं अजरबैजान, आर्मेनिया, इजिप्ट, कंबोडिया, कतर, नेपाल, सऊदी अरेबिया, तुर्की एंड दैट ऑफ द श्रीलंका। एडिशनल डायलॉग पार्टनर्स, ये डायलॉग पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब एडिशनल डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन से हैं? बहरीन, कुवैत, मालदीव्स, म्यांमार एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो ये है इसके बारे में सारा, ठीक है। एससीओ नाम तो आपको पता चल ही गया। द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी हु मीट वंस अ ईयर, एक साल में एक बार मिलते हैं। एंड इसमें हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल। ओके, नेक्स्ट आता है सेकेंड हाईएस्ट काउंसिल कौन सी आती है? तो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो फॉरेन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स होल्ड्स रेगुलर मीटिंग्स टू डिस्कस द इंटरनेशनल सिचुएशन। इंटरनेशनल सिचुएशन जो है उसको डिस्कस करने के लिए फॉरेन मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है वो अक्सर मीटिंग करती है। एंड यहाँ पर बात आ जाती है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इट इज बेस्ड इन ताशकंद में है, ठीक है। एंड इसका फोकस क्या है? कॉम्बैटिंग टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। ओके, किस चीज को फाइट करने का? टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, इन सारी चीजों को फाइट करने का इनका जो है एम है यहाँ पर। किसका? रैट्स का। किसके अंदर? एससीओ के अंदर। ओके, इंडिया का एसोसिएशन एससीओ से, तो इंडिया जो थी ऑब्जर्वर 2005 में एंड फुल मेंबर कब बन गई? 2017 में। तो अच्छा खासा टाइम पीरियड है 2005 से 2017 में, ठीक है। ऑब्जर्वर बनी थी, फिर 2017 में जाकर के मेंबर बनी है।
इंडिया ने इसमें 5 न्यू पिलर्स जो हैं इस कोऑपरेशन में ऐड किए हैं, एंड वो 5 कौन कौन से हैं? स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, डिजिटल इंक्लूजन, यूथ एम्पावरमेंट एंड शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। ये 5 जो पिलर्स हैं इसने इंडिया ने जो है हमने बेसिकली इसमें ऐड किए हैं। इसके अलावा 2 नए मैकेनिज्म जो है वो भी इंडिया की जो इनिशिएटिव के तौर पे क्रिएट किए गए थे। 2 नए मैकेनिज्म, स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन एंड एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ओके, कौन सा हो गया? एक तो स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, एंड दूसरा कौन सा? एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, ये जो है इन्होंने 2 नए मैकेनिज्म लेकर के आए। अब पहला एससीओ टूरिस्ट और कल्चरल कैपिटल किसको बनाया गया था? काशी, और यू कैन सी दी वाराणसी और बनारस। ठीक है, अब आता है हमारा यहाँ पे ये जो सिग्निफिकेंस यहाँ पर इस चीज को लेकर के क्या आता है? टेररिज्म की बात है ना यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया का इंटरेस्ट रहेगा। तो एससीओ एड्रेसेस इंडिया सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दिस रीजन, क्योंकि बहुत ही सारे कंट्रीज है, सेंट्रल एशियन और लॉट मेनी कंट्रीज ओवर देयर, राइट, इसके मेंबर्स हैं। तो हमारे लिए जियोपॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रैट्स फोकसेस ऑन सिक्योरिटी एंड दैट ऑफ द डिफेंस। किसके ऊपर ये डील करता है? सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड। सेंट्रल एशिया रिसोर्सेज एंड मिनरल्स। अब सेंट्रल एशिया में अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, जो कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इंडिया के लिए, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा बात हो जाएगा, हम मेंबर हैं तो, और इसमें जो है वी कैन एक्चुअली क्रिएट आवर मार्केट आल्सो ओवर देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट एससीओ कैन प्ले अ रोल इन स्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एक्चुअली इंडिया के लिए, यहाँ पे मेंबर के पर्सपेक्टिव से नहीं, मेंबर नहीं बल्कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया, ये जो अफगानिस्तान का सिचुएशन है, देखिए पड़ोसी में अगर पड़ोसी घर में अगर किसी तरह कोई दिक्कत होती है तो उसका इम्पैक्ट जो है अपने घर पर भी देखने के लिए मिलता ही है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दी कंट्रीज वाला सिचुएशन, जैसे कि रोहिंग्या केस हुआ है ना। तो वहां से जो वहां से लोग माइग्रेट करके बांग्लादेश से इंडिया, और इंडिया में आपको ऑलमोस्ट हर स्टेट में देखने के लिए मिलेंगे, तो इम्पैक्ट पड़ा ना, है ना। चैलेंजेस क्या फेस कर रहा है यहाँ पे, विच इज बीइंग फेस्ड बाय इंडिया एट एससीओ। एससीओ जो इज सीन बाय द वेस्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग चाइनीज इंटरेस्ट। वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो एससीओ को इस तरीके से देखती है कि जैसे कि वो चाइना की जो इंटरेस्ट है बेसिकली उस चीज को प्रमोट कर रही है। अब इसके अलावा ये हो जाता है कि इंडिया फेसेस चैलेंज फॉर ग्रोइंग कन्वर्जेंस विद चाइना एंड दैट ऑफ द रशिया। अब इंडिया का प्रॉब्लम ये होता है कि चाइना और रशिया का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हो रहा है इसमें। एक तो लैंग्वेज ही उसी में ही है, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस तो आप वहीं पे ही देख लो ऑफिशियल काम का। इंडिया और पाकिस्तान का जो डिफरेंसेस है वो भी एक तरीके से एससीओ की फंक्शनिंग जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है ना। मैं जाऊंगा तुम नहीं आओगे, तुम आओगे मैं नहीं आऊंगा, इस टाइप का सिचुएशन यहाँ पर चलता है। इंडिया ऑपोजिशन में रहती है हमेशा वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को लेकर के, इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो चीज चल रही है। ठीक है, तो ये एंड दिस माइट लेड टू द आइसोलेशन ऑन द प्लेटफॉर्म कि भाई ये लोग जब तक ऐसा करेंगे आई एम नॉट बीइंग द पार्ट, ओके, या फिर उनको बोलो रुकने के लिए सो दैट वी कैन प्रोसीड अहेड विद आवर टॉक्स एंड ऑल। तो इस टाइप की चीजें होती हैं। Okay, now when it comes to the One Belt One Road, it is the Chinese initiative focusing on the connectivity and cooperation among Asian countries, African countries, China and that of the Europe. तो दिखाने का यही काम है कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की सिक्योरिटी को जो है यहाँ पर खतरा है। कैसे क्या, किसी दिन आई विल बी टेकिंग, एक क्लास बना देते हैं, चलो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं, वी विल बी डूइंग दैट। चलो
एक्सपेक्टेड क्या है, खैर जब सामने आ जाए तब एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक, इंडिया शुड रिफ्यूज अमेरिकाज नेटो प्लस बेट। अब नेटो प्लस, नेटो है, नेटो प्लस है, नेटो। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को सबको पता ही होगा कि नेटो को लेकर के रशिया कितना ज्यादा खतरनाक रूप अपना लिया कि यूक्रेन जो है, भाई तुम ये कैसे जो नेटो ज्वाइन कर सकते हो, जैसे ही खतरा लगा कि ये ज्वाइन कर सकता है तो अटैक कर दिया रशिया ने। तो सोचो कि अगर रशिया किसी चीज को लेकर के इतना ज्यादा स्पेसिफिक है कि इतना ह्यूज डिसीजन ले सकती है, तो क्या इंडिया को नेटो प्लस जो है इसमें ज्वाइन करना सही रहेगा? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है ये चीज, है ना, क्या ये सही रहेगा करके। तो उसी के ऊपर जो है ये पूरा का पूरा हमारा टॉपिक है। ओके, यूएस का क्या इंटरेस्ट है इंडिया को नेटो प्लस में लेकर के आने के लिए? ओके, जूलियन स्मिथ जो है यूएस रिप्रेजेंटेटिव नेटो में, he expressed the openness of the NATO alliance to engage with India during the virtual press briefing in March 2023। मार्च 2023 में इन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि इंडिया भी जो है नेटो को ज्वाइन करे, हम जो है इसमें चाहते हैं कि इंडिया आए, पार्ट बने, राइट। सो एंड इससे पहले भी जो है काफी बार इस चीज को कहा गया, रेकमेंड किया गया, बोला कि भाई आप आइए, हमको ज्वाइन करिए एंड ऑल। तो ये जो है बार बार किया जा रहा था। सेनेट इंडिया कॉकस को चेयर मार्क वार्नर प्लान्ड टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू ब्रिंग इंडिया इनटू द नेटो प्लस fold ahead of the PM नरेंद्र मोदी विजिट टू दैट ऑफ द US। ओके, रिसेंटली गए ना वहां पे, तो उनके आने से पहले उन्होंने सोचा कि कोई एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस कर दे जिससे कि वो आए और हम जो है इनको नेटो प्लस में ज्वाइन कर ले। तो इतना ईगरनेस क्यों है? क्यों? रशिया की वजह से, ठीक है, कि इंडिया जो इतना अच्छा अलाई बना हुआ है रशिया का, उसको जो है इतनी इनकी दोस्ती तोड़ करके हम जो है अपने में इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसमें यूएस का इंटरेस्ट है बेसिकली, है ना। रशिया अपना बॉर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए वो नहीं चाहता था कि उसके जो आसपास की जो कंट्रीज है, बॉर्डर नेबरिंग कंट्रीज जो है वो नेटो को ज्वाइन करे, ठीक है। हो सकता है कि आज जो है वो ज्वाइन कर ले, वहां पे वो अपने आदमियों को डिप्लॉय कर दे, ठीक है। अब डिप्लॉय करने के बाद जो नेटो आर्मी डिप्लॉय कर दे, उसके बाद जो ऑल ऑफ अ सडन अगर वो सब जो है अटैक कर देंगे रशिया पे, देन व्हाट? ऑब्वियस सी बात है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि धोखे वाली चीज पहले भी हो चुकी है रशिया के साथ। ओके, तो दिस इज द रीजन, राइट। नाउ अगर इंडिया ज्वाइन कर लेती है तो यहाँ पर हमारा फ्रेंडशिप जो है वो ब्रीच हो जाएगा। नेटो एंड द नेटो प्लस क्या है? नेटो क्या है? ये एक ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री अलायंस है जिसमें कि 31 कंट्रीज हैं, प्राइमरली यूरोप से, ठीक है। एंड ये एस्टैब्लिश हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में। ओके, दिस वाज डन एंड नेटो को एक्सपैंड कर दिया गया। 31st मेंबर कौन बना? फिनलैंड 2023 में अप्रैल में बना। नेटो प्लस क्या है? It refers to proposed security arrangement involving NATO and 5 treaty allies of the US, that is the Australia, New Zealand, Japan, Israel and that of the South Korea। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो कि नेटो में अवेलेबल है वो, एंड 5 ट्रीटी, वो यूएस के अलाइज जो हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा कि भाई हम जो है आपको प्रोटेक्ट करेंगे, चलिए, है ना। तो वो वाला सीन है। अब कौन से अलाइज की बात हो रही है यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड दैट ऑफ द साउथ कोरिया, ठीक है। 5 ट्रीटी अलाइज जो है यूएस के, उनके साथ, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ये सभी मिलकर के इनका है कहना है कि भाई हम सब जो है मिलकर के साथ में रहते हैं, नेटो प्लस में आपको ज्वाइन कर देते हैं, right, and we will be providing all those kind of things which is available there। now NATO plus जो है वो एक officially और recognized, ये this is not officially recognized within NATO।
नेटो के अंतर्गत जो है नेटो प्लस को रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई है। ओके लेकिन इस चीज को लेकर के जो है डिस्कशन जरूर हो रहा है, किस चीज को लेकर के, ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन को एनहांस करने के पर्पस से एंड एड्रेस द स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ओके तो कंपटीशन, ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन, इस चीज को लेकर के जो है नेटो प्लस को जरूर जो है थोड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है। ये तो वही चीज हो गई ना कि अब जो है वर्ल्ड को बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, दो पार्ट्स में, ना दो पार्ट्स लेकिन दो पार्ट से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करने की बात हो रही है। ओके ज्यादातर कंट्रीज जब नेटो को ज्वाइन कर लेंगी तो यूएस की फ्रेंड, यूएस के पार्ट बन जाएंगे, ठीक है, अलाइज बन जाएंगी, एंड जो भी यूएस के अगेंस्ट में है वो इन सभी के अगेंस्ट में होंगे, ठीक है। तो वो वाला सिचुएशन बेसिकली यहाँ पर हो रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज इंक्लूजन, इंडिया की इंक्लूजन की बात जब करते हैं यहाँ पर, ठीक है, नेटो प्लस में, तो दिस कोड एक्चुअली प्रोवाइड सिक्योरिटी अम्ब्रेला, ठीक है। ये बात तो अलग बात है कि चलो भाई सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट एनहांसिंग इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड एक्सेस टू एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। तो हमारे पास जो है ये तीन चीजें जो हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगे। मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हमको मिलेंगी, डिफेंस कैपेबिलिटीज हमारी बेटर होंगी, सिक्योरिटी अम्ब्रेला, मतलब अम्ब्रेला छाता नहीं, मतलब सिक्योरिटी जो है वो बेसिकली हमको मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, सिक्योरिटी हमको मिलेगी अच्छी खासी। तो ये सारी चीजें जो है होने की बात यहाँ पर हो रही है, राइट नाउ, एंड इट कुड इवन ऑफर द प्रोटेक्शन एंड डेटरेंस अगेंस्ट द पोटेंशियल थ्रेट्स। सपोज कि इंडिया के ऊपर लग रहा है कि किसी तरीके का कोई थ्रेट, कोई भी जो है खतरा मंडरा रहा है, लग रहा है कि हाँ भाई कोई वॉर हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो उस टाइम सिचुएशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके एंड पर्टिकुलरली इन लाइट ऑफ इंक्रीजिंग रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस वाला अगर कोई सिचुएशन होता है तो उस टाइम में दे विल बी हेल्पिंग अस। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया अगर इसमें इंक्लूड हो जाता है, दिस वुड रिक्वायर नेगोशिएशन एंड असेसमेंट ऑफ इट्स कंपैटिबिलिटी विद दैट ऑफ द नेटोस प्रिंसिपल्स, ऑब्लिगेशंस एंड डिफेंस कमिटमेंट ऑल्सो, कि एक के ऊपर अटैक होने का मतलब है सबके ऊपर अटैक होने वाला सिचुएशन एंड सबको जो है वो पार्टिसिपेट करने वाला सीन। तो ये जो कंप्लायंस है तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी अप्लाई होगा। अब इसको कंसीडरेशन में लेना और इससे रिलेटेड चैलेंजेस, अगर नेटो प्लस जो है वो ज्वाइन कर लेती है इंडिया, तो इट कुड स्ट्रेन दी स्ट्रेटेजिक रिलेशन बिटवीन दी रशिया एंड दैट ऑफ द चाइना, ठीक है। एंड रशिया हमेशा से जो है वो हमारा एक वैल्यूएबल पार्टनर रहा है, तो इसकी दोस्ती तोड़ना सही नहीं है। एंड यूएस जो है एवरी देन एंड नाउ वो पाकिस्तान का हेल्प करता है ऑब्वियसली टू लेट डाउन इंडिया को, एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करने के लिए। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है यहाँ पर इसका पार्ट बन जाना वोंट बी राइट, कि एक सच्चे दोस्त को छोड़ करके उनका पार्ट बन जाओ। Aligning with the US-led alliance may limit India's freedom of action. Obvious सी बात है, अगर कोई जो कहीं पे अटैक कर रहा है, हम नहीं चाहते हैं वहां पे अटैक करना, हम नहीं चाहते उनके झगड़े में इन्वॉल्व होना, तो अगर उस सिचुएशन में अगर हम यहाँ पे अगर साइन कर देते तो हमारी एक तरीके से मजबूरी हो जाएगी, समझ रहे ना, तो वो वाला सीन जो है वो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा। तो ये चीज को जो है हमको ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो हमारा एक फ्रीडम है वो चला जाएगा, ठीक है। नाउ इट मे कॉम्प्लिकेट द इंडियाज बायलेटरल इश्यूज ऑल्सो विद दैट ऑफ द चाइना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट रहा है, एंड इट्स स्ट्रैटेजी फॉर द इंडो पैसिफिक पोटेंशियली लीडिंग टू इंक्रीज्ड बॉर्डर टेंशंस एंड दैट ऑफ द मिलिट्री बिल्डअप। तो ये सेम, क्योंकि चाइना और यूएस का भी पंगा है, तो अगर यहाँ पे इंडिया में जो है इंडिया नेटो प्लस का मेंबर बन जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइना को खतरा फील होगा, तो दैट माइट क्रिएट ही दिस वन बेसिकली कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन ऑन द बॉर्डर्स ऑफ, मतलब इनके जो बॉर्डर्स है, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे, दैट कैन बेसिकली एस्केलेट। तो बेसिकली क्या होगा, एस्केलेट हो जाएगा, तो वो चीज को जो है हमको अवॉइड करना है, क्योंकि
ऑब्वियस सी बात है, रशिया ने उस तरीके से काम किया तो कल को चाइना भी कर सकती है, दैट कैन हैपन. सो इंडियाज ट्रेडिशनल पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी and engagement with the various nations and blocs based on its interests could be undermined by joining that of the NATO plus. So this could happen. So this is better not to join it. यही सजेशन जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा कि नेटो प्लस को ज्वाइन करने से फायदा जितना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान है, समझे. इंडियाज रीजनल प्रायोरिटीज. अब रीजनल प्रायोरिटीज क्या है, इसकी प्रायोरिटीज है own regional dynamics which includes the border disputes, terrorism and regional conflicts. इंडिया का जो मेन फोकस है बेसिकली यही सारी चीजें हैं, ठीक है. तो ये सारी चीजें कौन सी है, हमारा खुद का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, इतना सारा टेररिज्म वाला केस चल रहा है, मतलब टेररिज्म की चीजें एवरी दिन एंड नाउ होती रहती है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं. हमको उनके ऊपर ध्यान देकर के उसको रिजॉल्व करना जरूरी है, ना कि हमको और आओ बैल मार मुझे मार वाला सिचुएशन करने की जरूरत नहीं है. ओके, ऑल इन ऑल इट इज नॉट अ गुड डिसीजन. वाइल नेटो हैज कॉम्पिटेंसीज इन डीलिंग विद सच इश्यूज, यस ठीक है, इस टाइप के इश्यूज को डील करने के पास को लेकर के अगर हम बात करें तो अच्छी खासी जो इनके पास कॉम्पिटेंसीज जरूर है. Its broader geopolitical agenda may divert resources and attention away from the India's pressing concern. अब इसका नेटो का जो बेसिकली कंसर्न है और इंडिया का जो कंसर्न है, दोज आर बेसिकली डिफरेंट. अगर हम इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारा जो अपना प्रॉब्लम है हम उससे हमको डाइवर्ट होकर के इनका जो प्रॉब्लम है उसके साथ हमको डील करना पड़ेगा. द सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर. व्हाट मिस्टर जयशंकर एक्चुअली सेड है ना, कि वेस्टर्न्स प्रॉब्लम इज आवर प्रॉब्लम बट आवर प्रॉब्लम इज नॉट देयर्स प्रॉब्लम. सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन माइट हैपन. इंडियाज एंगेजमेंट थ्रू क्वाड, that is India, Japan, Australia and that of the US, ये थोड़ा ज़्यादा promising है and better है but not NATO. Okay, so this is what is actually being said over here कि NATO जो भाई है इसको हटाओ, ये चीज जो है this could not be better one. Next हमारा आता है stock take before the global stock take, ठीक है, right? स्टॉक टेक बिफोर द ग्लोबल स्टॉक टेक. सो दिस इज व्हाट इट इज. ये हमारा आता है जीएस पेपर 3 में स्टॉक टेक. चलो देखते हैं अब ये क्या है हमारा. बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इट एक्चुअली सर्व्ड एज अ क्रूशियल माइलस्टोन इन द क्लाइमेट नेगोशिएशंस. ठीक है, जब क्लाइमेट नेगोशिएशंस की बात आती है तो वहां पे ये एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसने. लीडिंग अप टू द फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक अंडर द पेरिस अग्रीमेंट विच विल टेक प्लेस इन द COP28 इन दुबई इन द दिसंबर. सो दिस इज व्हाट विल बी हैपनिंग. ग्लोबल स्टॉक टेक mandated by Article 14 Clause 1 of Paris Agreement. Paris Agreement का जो clause Article 14 Clause 1 है उसमें जो है इसको mandate किया हुआ है. What it does actually, it assesses collective progress towards the long-term global goals, including greenhouse gas reduction, building resilience to climate impacts, and securing finance for addressing the climate crisis. ओके, तो आर्टिकल 14 क्लॉज 1 जो कि पेरिस अग्रीमेंट के अंतर्गत आता है, ग्लोबल स्टॉक टेक को जो मैंडेट बेसिकली करता है, तो इसका काम क्या है, असेस करना, क्या, कलेक्टिव प्रोग्रेस टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म ग्लोबल गोल्स. तो हमारा जो एक कलेक्टिव हमने गोल जो सेट किया है ग्लोबल लेवल पे, बेसिकली जो ग्लोबल लेवल पे जो भी इसमें है सिग्नेटरीज एंड ऑल, तो उस चीज को असेस करने का काम, ओके, विच इंक्लूड्स ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन. ये किस हिसाब से हुआ, ठीक है, ये हो रहा है, कैसा हो रहा है, बिल्डिंग रेजिलियंस टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स, okay, and apart from that securing finance for addressing the climate crisis. ऑब्वियसली बात है, इन सारी चीजों को डील करने के लिए आपको पैसा चाहिए. पहले पैसा इस्तेमाल किया डिस्ट्रॉय करने के लिए, अब पैसे चाहिए उसी चीज को हमको क्या करना है, कम करना है उस चीज के पर्पस से. आउटकम्स ऑफ द ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है आउटकम्स? दिस विल बेसिकली इन्फॉर्म द कंट्रीज.
ये एक तरीके से अपडेट रखेगा उन लोगों को, एंड इट विल बी इवन हेल्पिंग आउट इन ऑर्डर टू एड्रेस ऑल्सो, इन ऑर्डर टू एनहांस देयर एक्शंस, इन ऑर्डर टू अलाइन द गोल्स ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट। तो पेरिस अग्रीमेंट का जो गोल है उस चीज को अचीव करने के लिए क्या, कैसे आप किस पोजीशन पे हैं, क्या है नॉल, तो आपको कैसे आगे जो है वो चेंज करने की जरूरत है, एनहांस करने की जरूरत है, वो सारा काम जो है एक तरीके से ये रिफ्लेक्ट करेगा ग्लोबल स्टॉकटेक। ओके, ये हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक, कंटेंशन ओवर मिटिगेशन पाथवेज एंड दैट ऑफ द क्लाइमेट फिनेंस, ठीक है, क्लाइमेट फिनेंस। बॉन कॉन्फ्रेंस जो है व्हेन इट वाज हेल्ड, ओके, उसने स्ट्रांगली एम्फसाइज किया था कि ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है वहां पे राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स as agreed upon the Paris Agreement, limiting. He basically said in not बॉन कॉन्फ्रेंस में बेसिकली ये चीज कहा गया था कि ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो हमने टेम्परेचर सेट किया हुआ है उससे ऊपर नहीं लेके जाना, अदरवाइज द थिंग्स विल बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये लिमिटिंग करने की बेसिकली यहाँ पर बात हुई थी किसमें, बॉन कॉन्फ्रेंस में, कि वो टच उससे ज्यादा नहीं जाना है हमको, ठीक है। मिटिगेशन पाथवेज compatible with the temperature goal and climate finance flows from developed to developing countries were points of contention between the developing countries and environmental integrity group represented by the European Union and that of the अदर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, मिटिगेशन पाथवेज, हमको इस तरीके की पाथवेज को फॉलो करना है जो कि कंपैटिबल हो बेसिकली, ठीक है, कंपैटिबल हो हमारा जो टेम्परेचर गोल है उसको सेट करने के लिए, एंड जो क्लाइमेट फिनेंस फ्लोज है, ऑब्वियसली बात है पैसे की जरूरत है, राइट, वो भी चीजें जो है होती रही डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ जो है वो फिनेंशियल फ्लो जो है वो पर्टिकुलर तरीके से जो वो होती रहे ना, तो ये सारा काम जो है वो देखे, ठीक है, नजर रखे एंड ऑल। नेगोशिएशंस हाईलाइटेड द नीड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू बी मोर एम्बिशियस इन रिड्यूसिंग द एमिशंस, ठीक है। अब डेवलपिंग कंट्रीज एक्चुअली क्या करती हैं, जैसे कि इंडिया है, व्हाट दे डू, दे बेसिकली नेगोशिएट, ठीक है। आप देखिए ऐसा ये जो इंडस्ट्रियल एरा से जो है इतना सारा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा था, तो दीज पीपल बेसिकली टू इन्होंने किया, राइट, अभी उसका भुगतान हमको भरना पड़ रहा है, एंड हमारे जो, और इसके अलावा ये जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं ये बहुत सारा चीज आउटसोर्स करती है, मंगाती है, इंपोर्ट करा रही है, राइट, तो उसका जो पूरा क्रिएशन करना एंड ऑल बनाना वो सारा सपोज कि चाइना से जा रहा है, बन करके वहां पे एंड प्रोडक्ट पहुंचाया जा रहा है, राइट, तो पूरा जो प्रोडक्शन वो सारी चीजें जो हो रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें क्या हो रहा है, पोल्यूशन बहुत होती है, ठीक है। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द इंडिया। मैं एक छोटा सा माइन्यूट सही एग्जांपल दे रही हूँ, इसके पीछे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऑल, राइट, मतलब और भी एग्जांपल्स जो है वो बेसिकली इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज बेसिकली क्या करती है, नेगोशिएट करती है इस तरीके से ताकि उनको थोड़ी ज्यादा फिनेंसिंग मिले, तो थोड़ी ज्यादा जब फिनेंस मिलेंगे तो ऑब्वियसली दे वुड बी एबल टू डू मोर इन दिस रिगार्ड कि टेम्परेचर को जो है कंट्रोल रखे, सो दैट दे कैन कैसे कंट्रोल में रखे, कोई ब्राइब नहीं है, बेसिकली उनको ग्रीन चीजें, ऐसी चीजें जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए एनकरेज करना अपने लोगों को, एंड वो टाइप की चीजें प्रोवाइड करना ताकि जो लोग हैं वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उन सारे सामान का इस्तेमाल करें, यूज करें, सो दैट व्हाट विल हैपन, जो कार्बन रेट है, कार्बन फुटप्रिंट जो है वो बेसिकली कम हो। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग मेंट। फिनेंस जो फिनेंशियल हेल्प इस तरीके से होती है, ठीक है। जस्ट ट्रांजिशन पाथवेज, so a compromise was reached on the work program for just transition pathways during the conference, with the draft text being adopted by the subsidiary body and set to be presented at the COP28. ये जो just transition pathway है, it were basically introduced in COP27, and इसमें emphasize किया गया था need for fair and inclusive transformation,
फेयर एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन हो कहाँ से, इन सेक्टर्स लाइक दैट ऑफ द एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट टू अचीव नेट जीरो एमिशंस। सो नेट जीरो एमिशन हमको अचीव करने के लिए किस तरीके से फेयर एंड इंक्लूसिव तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो एनर्जी और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स में, वो काम जो है ये जस्ट ट्रांजिशन पाथवे के अंदर इन्होंने जो है सिग्निफाई किया गया था। India, guided by the principle of common but differentiated responsibilities, underscored the importance of financing a just transition to reach its goal of net zero emission by 2070. So this is what India has decided and this is what will be happening. Okay. Right. Now let's move on to the next topic, that is the greedflation and its counter arguments, how consumers ultimately decide prices. ठीक है, कंज्यूमर्स जो है वो बेसिकली किस तरीके से जो है वो डिसाइड करते हैं। GS3 हमारा ऑब्वियसली बात है, कंज्यूमर एंड ऑल, तो ये पैसे से रिलेटेड यहाँ पे आ गया। ग्रीडफ्लेशन क्या है? ग्रीडफ्लेशन रेफर्स टू द प्राइस इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय कॉर्पोरेट ग्रीड फॉर हाई प्रॉफिट्स। तो कॉर्पोरेट्स जो है हाई प्रॉफिट्स के चलते जो इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाती है इनकी वजह से, सो दैट इज द ग्रीडफ्लेशन। नाम से ही पता चल रहा है आपको, ग्रीड लालच, ठीक है, एंड उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, इन्फ्लेशन, राइट। एंड इन्फ्लेशन किस चीज से है, लालच किस चीज की, हाई प्रॉफिट्स, ठीक है, उसकी वजह से, राइट। प्रोग्रेसिवनेस, प्रोग्रेसिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स अक्यूज, जो लोग हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, इंटेलेक्चुअली समझ लीजिए, ठीक है, उन्होंने कॉर्पोरेट ग्रीड को अक्यूज किया है एंड दे हैव सेड कि ये जो हिस्टोरिकली हाई प्राइस इन्फ्लेशन हो रखी है पैंडेमिक के टाइम से, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट ग्रीड। ये लोग जो है इन्फ्लेशन को नीचे आने ही नहीं दे रहे क्योंकि इनको प्रॉफिट बहुत हो रही है इस वजह से। ओके, प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू ओवर हियर व्हेन इट कम्स टू द greedflation, corporate profit margins have risen significantly while larger economy has struggled leading to high inflation। अभी ये कनाडा यूएस जैसे जो कंट्रीज हैं इसमें काफी ज्यादा इन्फ्लेशन हो रखा है, अच्छा खासा इन्फ्लेशन हो रखा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कॉर्पोरेट से अच्छे खासे मार्जिन यहाँ पे ये लोग अर्न करने हैं, बहुत प्रॉफिट हो रही है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दी इकोनॉमी ऑन एंड होल, मतलब इकोनॉमी की जब बात करें तो वो स्ट्रगल कर रही है बिकॉज ऑफ दी हाई इन्फ्लेशन, राइट। They claim that US corporations have increased prices. ये लोग कह रहे हैं, these people they are saying that कि ये जो corporates हैं इन्होंने प्राइस इंक्रीज कर दी है, जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा बेसिकली इन्होंने प्राइस जो है करके रखा है फॉर हायर इनपुट कॉस्ट ड्यू टू सप्लाई चेन बॉटलनेक्स, हर्डल्स क्रिएट किए हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा हो रखी है। अब एफर्ट्स क्या यहाँ पर डाले जा रहे हैं, एंड यहाँ पे अब ये लोग कह रहे हैं, जो प्रोपोनेंट्स हैं इस ग्रीड इन्फ्लेशन को लेकर के जो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा efforts should be put in. They called for the efforts. They called to efforts to curb the market power of large corporations, and some advocate for a ban on the price hikes to prevent the profiteering. Okay, now the alternative viewpoint. अब alternative viewpoint यहाँ पर क्या है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो कह रहे हैं कि ये जो ग्रीडफ्लेशन की आर्गुमेंट दी जा रही है कि क्या ये वैलिड भी है, सही भी है, एंड सी इट एज अ पॉलिटिकल नैरेटिव, ठीक है, कि हाँ यूएस कनाडा में इस तरीके से जो बेसिकली इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रखा है, ये अपना जो हेड का प्रॉब्लम है कि इन्फ्लेशन बेसिकली हमारी वजह से क्रिएट हो रहा है, हमारी इन द सेंस की गवर्नमेंट की वजह से, इनकी पॉलिसीज सही नहीं है उनकी वजह से, तो ये जो अपना जो ताज है वो उठा करके कॉर्पोरेट्स को पहना दे रहे कि भाई इनकी वजह से जो है वो दिक्कतें वो बेसिकली क्रिएट हो रही हैं।
समझ रहे हैं ना। सो दिस इज व्हाट बेसिकली दे आर डूइंग कि ग्रीडफ्लेशन, ठीक है, ये बोल रहे हैं ना, ये थोड़ी इसका लोचा ही दिख रहा है यहाँ पे। पॉलिटिकल नैरेटिव ये एक तरीके से है देन अ सीरियस इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन फॉर द हाई इन्फ्लेशन, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको डील करना चाहिए इन्फ्लेशन क्यों इतना ज्यादा है, रादर उस चीज को देखने के बजाय आप जो है एक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक तरीके से अपने सर से प्रॉब्लम उठा करके दूसरे के सर पे डाल दिए कि हमारी वजह से नहीं है, इन लोगों की वजह से है। They argue that the businesses, whether large corporations or small companies, cannot arbitrarily set prices instead based on them on what consumers are willing to pay, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं कि ये अपने हिसाब से थोड़ी प्राइसेस को सेट कर रहे हैं, बल्कि ये कंज्यूमर्स के हिसाब से हो रहा है ये सारी चीजें। अब ये ट्रांसफर हो गई, कहीं और पे ट्रांसफर हो गई। बिजनेसेस गॉज द मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर्स वुड पे एंड सेट प्राइजेस अकॉर्डिंगली टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है ना एकदम ही वो हो जा रही हैं कि ये कह रहे हैं कि पहले लोगों ने कहा कि भैया ये जो कॉरपोरेट्स हैं इनके ग्रीड की वजह से, कॉरपोरेट्स जो हैं इनकी ग्रीड की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रही है। ओके, अब ये बात यहाँ पे बोल दी है कि भाई ये सारा जो ये पॉलिटिक्स है ये सारा का सारा, ठीक है, ये पॉलिटिक्स है सारा का सारा, इकोनॉमिक्स कुछ कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि भाई ये जो सारा का सारा सिचुएशन हो रहा है, यानी इन्फ्लेशन का ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज basically because of the consumers, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स का ये एक तरीके से एसेस करते हैं कि कंज्यूमर्स किसी सामान का, किसी प्रोडक्ट का क्या प्राइस वो पे कर सकते हैं, कितना अमाउंट जो है वो पे कर सकते हैं, उसको पहले देखते हैं, ठीक है। एंड उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट का जो है ये अमाउंट तय करते हैं कि ये सामान खरीदने के लिए सामने वाला कितना पैसे जो है वो बेसिकली दे सकता है करके, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज एक्चुअली सेइंग, समझे कि क्या यहाँ पे कह रहा है। सो बिजनेस गॉट द मैक्सिमम प्राइस, और इसी तरीके से जो ये कोशिश करते हैं कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, तो ये कंज्यूमर्स को बेसिकली रीड करते हैं कि आप अपने पॉकेट से जो है कितना पैसा निकाल सकते हैं इन ऑर्डर टू बाय समथिंग। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस वाज एक्चुअली सेड कि ये बेसिकली जो है कंज्यूमर्स के ऊपर ये सारा का सारा सिचुएशन जो है वो चला जा रहा है। ओके, सो ऑल इन ऑल व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि कंज्यूमर्स आर द वन हु अल्टीमेटली डिटरमिन, किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बेसिकली उनके हिसाब से डिसाइड होता है रादर देन दैट ऑफ द कॉर्पोरेट ग्रीड। ओके, तो इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन ऑब्वियसली बात है, जो भी नॉर्मल प्राइस है, जो भी प्राइस लेवल है उससे अगर ज्यादा इंक्रीज हो जाती है दैट इज द इन्फ्लेशन ओनली। तो कॉर्पोरेशन कैन इन्फ्लुएंस द ओवरऑल प्राइस लेवल बाय रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ द गुड्स। ऑब्वियसली बात है, डिमांड काफी है, सप्लाई अचानक से आपने, डिमांड एंड सप्लाई अच्छी खासी चल रही थी, सप्लाई आपने कम कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ओके, बट यूएस के केस में इस टाइप का कोई एविडेंस जो है वो बेसिकली है नहीं कि सप्लाई का जो मतलब जो सप्लाई का चेन है वो उसको कमजोर कर दिया हो करके, राइट। इवन इफ कॉर्पोरेशंस रिड्यूस आउटपुट, अदर सप्लायर्स वुड लाइकली टू रश द मीट इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड। अब कोई एक सामान है, उस सामान का आपने क्या किया, सप्लाई कम कर दिया, ठीक है, एंड अब सप्लाई कम कर दिए, तो ऐसा थोड़ी है कि मोनोपोली है, मोनोपोली तो है नहीं, राइट। तो जो दूसरे लोग होंगे जो सेम काम कर रहे हैं वो अपनी सप्लाई जो है वो बढ़ा देंगे, तो कहाँ से ये काम होगा, सरप्राइज, ये जो इन्फ्लेशन सर्ज होने का राइट। तो यहां पर जो है बेसिकली उस चीज के बारे में जो है ये बात कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट ऑफ द पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ह्यूमन एरर लेड टू बालासोर ट्रेन ट्रेजेडी, रिपोर्ट सेज फाइंडिंग ब्लेम ऑन द सिग्नल डिपार्टमेंट। तो ये जो ओडिशा का जो केस हुआ था उस चीज को लेकर के यहाँ पर बात कह रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम था दैट एक्चुअली हैपेंड बिकॉज ऑफ द
ह्यूमन एरर। ओके ये किसकी वजह से हुआ है? ह्यूमन एरर हुआ है, राइट। सो ये जो अभी अभी इसके ऊपर हमने पूरा फुल फ्लेज एक वीडियो भी बनाया हुआ था, राइट। सो ट्रिपल ट्रेन कोलिजन जो हुआ था, दैट रिजल्टेड इन फेटलिटीज एंड दैट ऑफ द इंजरीज। लॉट मेनी पीपल वर आई मीन बेसिकली दे डाइड बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन एंड ऑल। तो ये क्यों हुआ? इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि जो वायर्स थे लेवल क्रॉसिंग लोकेशन में, जो वायर्स अटैच किए हुए थे उस बॉक्स में, वो इनकरेक्टली लेबल थे, ठीक है। एंड ये जो चीज थी वो बहुत लंबे टाइम से थी, एंड वही चीज जो है उसी चीज की वजह से बेसिकली ये जो पूरी की पूरी गलती हुई एंड फाइनली जो है ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। इट लेड टू मिक्स अप ड्यूरिंग द मेंटेनेंस वर्क एज वेल। पहले से ही वायरिंग में गड़बड़ थी, ठीक है। मेंटेनेंस हुआ तो मेंटेनेंस उसी वायर की वायरिंग के बेसिस पे हुआ, एंड लेटर ऑन दिस एक्चुअली लेड टू द एक्सीडेंट। ओके सो दिस इज व्हाट इट इज बेसिकली सेइंग। ओके तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो एनॉमलीज थी वो रिप्लेसमेंट वर्क के टाइम पीरियड में ही हो गई थी। सो ड्यूरिंग रिप्लेसमेंट वर्क ऑफ द इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर, सिग्नलिंग स्टाफ एनकाउंटर्ड दी एनॉमलीज ओवर हियर, कि इस टाइप की एनॉमलीज जो हैं वो बेसिकली हुई हैं। CRS जो है उन्होंने ये रिपोर्ट फाइनली तैयार करी थी, तो उन्होंने कहा कि मल्टीपल लैप्सेस हुए हैं, बहुत सारी जो है गलतियां यहाँ पर बेसिकली हुई हैं। द मेन रीजन फॉर द एक्सीडेंट वाज द रॉन्ग लेबलिंग ऑफ द वायर्स which remained undetected for years। तो इतने सालों से जो है चल रहा था, लेकिन एक दिन जो है ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज एक्सीडेंट हो गई। तो ignoring past red flags and the failure to detect the abnormal behavior of the signaling control system, which was also mentioned earlier also, but इन चीज़ों को इन्होंने रेक्टिफाई नहीं कर पाए, नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, and ultimately क्या हो गया? This thing happened, train accident। okay? तो आज के आर्टिकल में, आज का बेसिकली नॉट आर्टिकल, आज का जो हमारा सेशन था इसमें बहुत सारे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने करी, इम्पॉर्टेंट जो है आर्टिकल्स हमने कवर करे, एडिटोरियल्स कवर करे बहुत ही डिटेल्ड मैनर में। आई होप आप जो है पूरा अच्छे से देखते हैं, इतना एफर्ट पुट इन किया जा रहा है। तो डू सब्सक्राइब, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एज वेल। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। MCQs का रहेगा, तो आज जो है थोड़ा लेट हो गया है, तो अभी जो है हम इसको अपलोड कर दे रहे हैं, एंड देन लेटर ऑन जो है वो MCQs अपलोड होगा। ओके सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।